हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिविसपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की, यानी कि परागण की। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में कह रहे हैं हम लोग पर परागण, सॉरी पर निषेचन या पर परागण भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो इसमें देखते हैं। इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादप के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। क्या समझ में आया? भिन्न पादप यानी कि एक प्लांट ये रहा, दूसरा प्लांट ये रहा, ठीक है। भिन्न पादप के परागकोश, यानी यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? फ्लावर बनाना पड़ेगा, ठीक है। परागकोश ये रहा, यहां के परागकोश दूसरे पादप के दूसरे पुष्प के जब वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब क्या? एक पादप से दूसरे पादप में जाके क्रॉस करना। क्लियर है यहां तक के? चल, चित्र 2.9 के में बताया गया है, तो 2.10 है, तो इससे पहले बताया है। मात्र यहां ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकतः यानी जेनेटिक मटेरियल जो है भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। देखो, ये पेड़ अलग है, इसको ये दे देते हैं, इसको भी ये अलग है, ये अलग है। तो जेनेटिक मटेरियल जब जाएगा दोनों का, तो जो न्यू चीज बनेगी उसमें क्या आएगा? न्यू जेनेटिक मटेरियल आएगा। क्लियर है। तो वेरिएशन भी आएगा। तो यही बताया गया है, ये एक मात्र ऐसा पॉलिनेशन जिसमें आनुवांशिकतः जो है भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। भिन्न यानी देखो, ये पेड़ अलग है, ये अलग है, तो इससे तो भिन्न होगा ना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो परागण के अभिकर्मक या कारक। तो कौन कौन से कारक है जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में देखो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ के आएंगे, या तो किसी जीव के द्वारा आएंगे, या किसी न किसी कारक यानी किसी न किसी के द्वारा तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर है। किसी का कदवा फूट गया, शायद किसी ने जो है कुछ मांग के लाया था तो गिर गया है, तो उसमें फोकस मत करो। चलो यहां देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अजीवी, यानी जिसमें जीवन नहीं होगा। कौन से आएंगे इसमें? वायु एवं जल, ठीक है। तथा एक होंगे जीवी, यानी कि जिसमें प्राणी आएंगे। अब कौन कौन से प्राणी आएंगे? प्राणी कारक या एजेंट हम लोग बात करते हैं। इसका उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया नहीं, आगे देंगे, ठीक है। तो पहला क्या आ गया? अजीवी कारक। क्लियर है। और दूसरा क्या आ गया? जीवी, यानी जिसमें जीवन होगा, प्राणी के द्वारा ये होंगे। तो अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारकों का उपयोग करते हैं। जीवी कारक है जिसमें जीवन होता है, यानी कि एनिमल्स के द्वारा। सॉरी, बहुत कम पौधे अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। तो बहुत कम जो है यहाँ पे अजीवी यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स या एजेंट्स का यूज होता है। अधिकतर जो है प्राणियों के द्वारा ही होता है। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है, यानी एक संयोग से आते हैं ये। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागणों के हास्य से जुड़े तथ्यों का क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, एक संयोग से ये मिलते हैं आपस में। तो इसीलिए जो परागकण है ये बहुत अधिक क्वांटिटी में होते हैं, ताकि एक ना मिले तो दूसरा मिलेगा, दूसरा ना मिले तो तीसरा मिलेगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो है मनुष्य में भी देखा है, आपने 3 इडियट मूवी में देखा ही होगा कि बहुत सारे जो है स्पर्म जो है ओवम में एंटर होते हैं इस टाइप से फ्लैजिला के द्वारा। तो उसी प्रकार यहां पे भी जो है बहुत सारे जो है परागण होते हैं। आगे देखते हैं। तो अजीवी परागण में, अजीवी यानी जिसमें जीवन नहीं होगा, तो वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागणों की जरूरत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।
कि वायु परागण के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए परागण की। तो ये याद रखो, वायु परागण हेतु एक तो हल्के होने चाहिए कि उड़ सके या हवा में, दूसरे चिपचिपाहट रहित, यानी इसमें चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए वरना ये उड़ के गए और वर्तिकाग्र के से पहले ही ये किसी पे चिपक गए तो फिर तो ये वर्तिकाग्र पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए चिपचिपाहट रहित जो है परागकणों की जरूरत होती है, पहला। दूसरा, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सके, वे अक्सर बेहद अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, पुंकेसर से होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके, तथा बृहद एवं, ये दूसरा कारण देखो, ठीक है, एक ये देख लिया, दूसरा क्या होना चाहिए, बृहद एवं प्रायः पिच वर्तिकाग्र युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागकणों को आबद्ध किया जा सके। ठीक है, यहां देखो, बृहद का मतलब क्या है, बड़ा, ठीक है, या बड़ी। पिच का मतलब क्या है, पंख के आकार की, क्लियर है। तो जो वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए, पंख के आकार की होनी चाहिए, पिच आकार की होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए ताकि वो परागकणों को अच्छे से ग्रहण कर सके, क्लियर है, ताकि वो आसानी से उड़ते परागकणों को आबद्ध कर सके, यानी कि पकड़ सके या एक्सेप्ट कर सके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखो, प्रत्येक अंडाशय में बीजांड तो एक ही होगा, लेकिन एक पुष्पक्रम, जो पुष्प का क्रम रहेगा वो तो असंख्य रहेंगे, लेकिन एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है भुट्टे। देखो, बहुत सारे जो है भुट्टे देखे आपने, लाइन से बहुत सारे दाने लगे रहते हैं, क्लियर है। तो असंख्य पुष्पगुच्छ भी उसमें बहुत सारे होते हैं, वो जिसको क्या कहते हैं, ये फुंदे, ठीक है, वो मूंछ भी कहते हैं भुट्टे की, क्लियर है। तो इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा है, क्लियर है। तो याद रखना, जिसको कहते हैं कॉन्केव। आप जो फुंदे यानी टेंसिल लिखा है तो टेंसिल भी कहते हैं इसको, देखते हुए कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है जो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके, क्लियर है। तो ये याद रखना, भुट्टे, कॉन्केव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहां पे क्या होता है, पुष्प क्रम एक रहेगा लेकिन असंख्य पुष्पगुच्छ यहां पे लगे रहते हैं, किसमें, भुट्टे में, क्लियर है। इसके बाद जो आप भुट्टे में ऐसे भुट्टे देखोगे ना, ऐसी उसकी मूंछ निकले रहती है, तो वो क्या है, फुंदे जो निकले रहते हैं वो क्या है, वर्तिकाग्र और वर्तिका है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद घास में, ठीक है, तो घासों में वायु परागण सर्वदा सामान्य है, यानी सबसे ज्यादा किसमें होता है, घास में। देखो, तो घास में कीड़े वगैरह उतने तो वो नहीं होते, तो वो घास एक दूसरे के जो है समीप भी होते हैं, तो जैसी हवा चलती है तो वो आपस में जो है पॉलिनेट कर जाते हैं, क्लियर है। तो याद रखना, वायु परागण सर्वदा किसमें होता है, यानी सबसे ज्यादा घासों में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे किसमें, पानी में, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण कैसे होता है, तो ये काफी दुर्लभ होता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। वीडियो से अगर कुछ भी सीखा है आपने तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।